नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला का अगला भाग लेकर आए हुए हैं। आज हम लोग व्यंजन का जो व्यंजन वाला भाग आप पिछली वीडियो में पढ़े हैं, उसका अगले वाले भाग को हम आज पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने व्यंजन क्या होता है इसके बारे में आपने चर्चा किया था, आपने देखा होगा। फिर उसमें हमने व्यंजन के प्रकार में जो स्पर्श व्यंजन है उसको पढ़ा था, जो अंतस्थ व्यंजन है उसको पढ़ा था, और जो अपने स्पर्श व्यंजन होते हैं और स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं उसको पढ़ा था, और आपने संघर्षी व्यंजन को पढ़ा था। कुल मिला के आपने 4 प्रकार जो है कि आपने व्यंजन को देखा था। और आज जो है चूँकि प्रयत्न के आधार पे 4 प्रकार आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आज हम लोग प्रयत्न के ही आधार पर इसके अगले वाले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखें, अब इसका जो 5वां प्रकार आपका होगा, इसमें आपको पढ़ना है कि चले लुंठित जो व्यंजन होता है वो कौन होता है। तो लुंठित का मतलब हो गया कि आपका एक ही तो व्यंजन होता है और वो होता है र। लुंठित क्यों कहते हैं इसको? इसके लुंठित कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी र का आप उच्चारण करते हैं तो जीभ में बहुत ज़्यादा कंपन होता है, सबसे अधिक कंपन होता है र के उच्चारण में। तो ये जीभ जो होती है पटाख से जो आपका ऊपर वाला जो मसूड़ा होता है दांत के जस्ट उसके ऊपर मूर्धा के आसपास टच हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो हवा आती है इसको बहुत तेज़ी से इस पे लगती है, जिससे इसमें क्या होता है कंपन उत्पन्न हो जाता है। ये बार बार मतलब कि कंपित होकर गिरती है, तो इसीलिए इसको आप क्या कहते हो र। नहीं तो आप र बोल के देख लीजिए र, तो इसमें क्या हो रहा है कंपन बहुत अधिक हो रहा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि लुंठित जो व्यंजन है वो हमारा कौन सा होता है, तो र होता है, ठीक है ना। इसके बाद लुंठित के बाद आप जो अगला नंबर देखेंगे वो होता है पार्श्व व्यंजन, ठीक है ना, या पार्श्विक भी कहते हैं। पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है? पार्श्व या पार्श्विक व्यंजन में क्या होगा कि एक ही यहाँ भी होता है, नाम लिख लेते हैं पहले, ल होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है? ल का मतलब जैसे ल आप बोले तो जीभ जो है थोड़ी सी मुड़ के ऊपर तालू में ल चिपक जाती है, और हवा उसके किनारों से उसको टच करते हुए बाहर आती है, इसीलिए इसको पार्श्विक बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा ल है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। क्लियर बात समझ में आ गया? उसके बाद आप पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन। क्या पढ़ते हैं? द्विगुण का दूसरा नाम उत्क्षिप्त व्यंजन भी होता है। आप इसको जो है कि ताड़न जाति भी कहते हैं, ताड़न जाति भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना। इसको द्विस्पृष्ट भी बोलते हैं, द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो अब ये जो द्विगुण होते हैं ये हमारे ड़ और ढ, यही 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। यानी आप जो ड ढ पढ़ते हैं उसी के नीचे अगर आप ये बिंदी जब लगाते हैं, चूँकि हमने बता दिया कि ये बिंदियाँ जहाँ लगती हैं उसका क्या नाम होता है, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको बताए हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको ड नहीं कहेंगे, ड़ और ढ, ड़ ढ। बात समझे? ड़ ढ। तो ये 2 होते हैं जिसको आप द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसका जो अगला प्रकार होता है, ठीक है ना, वो होता है नासिक्य। नासिक्य या आप अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक। तो आपने स्वर में भी पढ़ा था कि भाई अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो अनुनासिक में आपने देखा था जिनके उच्चारण में हवा नाक से भी आए, मुख के साथ साथ नाक से भी आए, वही अनुनासिक होते हैं। तो आपके व्यंजन में कौन से होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर हमने बताया था कि जो अनुस्वार होता है, जो
चंद्रबिंदी होती है, यही आपके अनुनासिक होते हैं। लेकिन अनुनासिक मतलब कि इसके भी दो भाग में आ जाते हैं कि अनुस्वार में क्या होता है, नाक से कम हवा निकलती है, और चंद्रबिंदी जिसको अनुनासिक कहते हैं उसमें हवा नाक से अधिक निकलती है। और यहाँ पर कौन से व्यंजन आपके होते हैं, तो कहेंगे जो आपके वर्गीय वर्ण है। वर्गीय वर्ण समझ रहे हैं ना, क से प तक, क वर, च वर, ट वर, त वर, प वर, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो वर्गीय वर्ण होते हैं उनका पंचमा अक्षर मतलब उनका पांचवा अक्षर तो कौन होता है, अंग। देखिए ड़ और अंग में अंतर आपको कुछ नजर आया कि अंग में बिंदी साइड में लगती है और ढ़ में नीचे लगती है, ये ध्यान रखिएगा। अंग ई, ठीक न, ड़ और उसके बाद न, उसके बाद म, ये जो 5 अक्षर आप देख रहे हैं ये नासिक कहलाते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये क्या है, अनुनासिक शब्द है, वर्ड है। बात समझ में आया। अब अगला प्रकार इसका क्या होता है, तो अगले प्रकार में अगर हम देखें तो हमारे होते हैं अगले प्रकार में जिनको आप अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर, अब व्यंजन में अर्ध स्वर का अर्थ क्या हुआ कि देख लीजिए, अर्ध स्वर के कहने का अर्थ क्या होगा यहाँ पे कि आप जानते हैं कि स्वर के उच्चारण में समय क्या होता है, सबसे कम लगता है, और व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की अपेक्षा अधिक लगता है। बात समझने का प्रयास करिएगा, स्वर में कोई तो समय लगता होगा लेकिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर से अधिक समय लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि स्वर अकेले उच्चारित होता है लेकिन व्यंजन स्वर के साथ उच्चारित होता है, तो डेफिनेटली है कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर से अधिक समय लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में स्वर से तो अधिक समय लगा लेकिन व्यंजन से कम लग गया, इसीलिए उनको आप अर्ध स्वर की संज्ञा देते हैं। और ये कौन है, तो आप कहेंगे जी वो य और व। बात समझ में आया, य व, इनको आप अर्ध स्वर की संज्ञा देते हैं। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब चलते हैं इसके बाद अगला जो नियम प्रकार है इसका प्राण के आधार पे, ठीक है ना, प्राण वायु के आधार पर जो हमारे वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है अल्प प्राण और एक का नाम होता है महाप्राण। बात समझ में आ रहा है, ये 2 होते हैं, एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। तो अब अल्प प्राण किसे आप कहोगे, महाप्राण किसे कहोगे, इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्राण से तात्पर्य क्या है कि हवा। बात समझ में आया, प्राण का यहाँ तात्पर्य है हवा। मतलब जब भी आप वर्ड या कोई भी शब्द या वर्ड अक्षर आप बोलते हैं तो आपके अंदर से हवा ही निकलती है और वो हवा जगह जगह पे टकराती है और टकराने की वजह से उसमें तरंग उत्पन्न हो जाता है, और वही तरंग जब आपके कानों में पड़ती है तो आपके कान में स्थित जो ड्रम होता है वही बजना स्टार्ट होता है, और उसी तरह जो ध्वनि सुर में वो बजता है, यानी तरंग उस पर जिस तरह से दबाव डालती है वो उसी सुर से बजता है और वही आपको सुनाई देता है। वो ब्रेन में जाता है, प्रोसेस होता है तो आपको सुनाई दे रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके मोबाइल से जो ध्वनि निकल रही है वो एक तरंग है, वो तरंग आपके कानों में पड़ रही है, वो आपके कान में जब जा रही है तो जैसे हम कम अधिक बोल रहे हैं तो वो कम अधिक उसको दबा रही है। बात समझ रहे हैं ना, हारमोनिया वाला ऐसे ऐसे दबा रही है, तो वैसे ही आपके कान में भी वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है और आप उसी को सुन पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो हवा ही प्राण कहलाती है। तो कुछ व्यंजनों के उच्चारण में हमें अधिक हवा की आवश्यकता पड़ती है और कुछ के उच्चारण में हमें कम हवा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी के आधार पे जिसके उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता पड़ती है उसे आप अल्प प्राण कहते हो, और जिसके उच्चारण में अधिक हवा की आवश्यकता पड़ती है उसे आप क्या कहते हो, महाप्राण कहते हो। बात समझ में आया। तो अल्प प्राण में कौन से आ जाते हैं,
जो वर्गीय वर्ण होते हैं, कौन से, जो आपका वर्गीय वर्ण है। मैं बार बार ये शब्द को दोहरा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि वर्गीय वर्ण हम किसको कह रहे हैं। जो क च ट त प वर्ग है, इनमें जो 25 वर्ण आते हैं उन्हीं को आप वर्गीय वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। या इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनका जो पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है ना, पहला, तीसरा, पांचवा, ये जो शब्द वर्ण हैं ये अल्प प्राण है। जैसे क, ग, अंगा, ये क्या है, अल्प प्राण है। इसके अलावा जो बचे दूसरा और चौथा, वो आपके क्या हो जाते हैं, महाप्राण हो जाते हैं। मतलब ख, घ, देखो ख बोलो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, घ बोलो ज़्यादा लग रहा है, क, ख, क, ख, ग, घ, अंगा। देखो तो समय आपको बोध हो रहा होगा कि क बोलने में कम समय, ख बोलने में ज़्यादा, ग बोलने में कम, घ बोलने में ज़्यादा, अंग बोलने में कम। बात समझ में आ गया। तो पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण हो जाता है और दूसरा, चौथा महाप्राण हो जाता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद अब क्या होता है कि जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं वो सब कहाँ आएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे, ठीक है ना। अल्प प्राण में कौन आएगा, य, र, ल, व, ये अल्प प्राण में आएंगे। और जो आपका अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये जो आते हैं ये सब के सब महाप्राण। क्यों महाप्राण, आप समझ चुके हैं कि ये किसी न किसी दो वर्णों से मिलकर बने, इसीलिए इनको आप महाप्राण में रखेंगे। और ये वैसे भी आप समझ रहे हैं कि य व अर्ध स्वर कहलाते हैं, मतलब कम समय लेते हैं, मतलब कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। र, ल उसके साथ में, मतलब ये आपके अल्प प्राण में आ जाते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला हम देख लेते हैं, प्राण के आधार पे तो हो गया। अब इसका 10वां भाग आप देख लेते हो, किसमें, आप कहेंगे जी घोष के आधार पे। किसके आधार पे, घोष के आधार पे, ठीक है ना। तो घोष के आधार पे, क्योंकि ये अलग प्रकार हैं जी, हम नंबर डालते हुए जा रहे हैं। प्राण के आधार पे दो तरह के होते हैं। घोष के आधार पे अब कौन होते हैं जी, तो घोष के आधार पर भी दो प्रकार होता है। एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। बात समझ में आ रहा है, सघोष और अघोष। अब घोष का मतलब क्या होता है, घोष का मतलब होता है कंपन, जहाँ पे धुन बजती, जहाँ पे गूंज होता है, उसी को आप घोष कहते हो, ठीक है ना। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी जिसमें राजा अगर कोई समाचार जनता को देना चाहता है तो उसमें देखते हैं नगाड़ा लोग पीटते हैं, तो उसे ही घोष बोला जाता था कि राजा का घोष हो रहा है। वो जो कुछ जो आपका वो बजता है ना, पिप्पी, क्या बोलते हैं उसको यार, जिसको बैंड बाजे वाले बजाते हैं ना, पाइप सा होता है, उसी को बजाते हैं, वही। तो उसी को मतलब कह रहे होते हैं कि राजा का घोष हो रहा है, ठीक है ना। तो डजेंट मैटर, घोष का मतलब क्या हो गया कि कंपन होना, ठीक है ना, गूंज। तो जिसके उच्चारण में ज़्यादा गूंज हो, ज़्यादा कंपन हो, स्वर तंत्रिकाओं में ज़्यादा कंपन हो, वो सघोष कहलाते हैं या घोष कहलाते हैं। और जिसके उच्चारण में यह कंपन कम होता है उसको आप अघोष कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो अब देख लीजिए कि भाई किसके उच्चारण में अधिक कंपन होता है और किसके में कम। तो देखिए जो पहला दूसरा है ना, पहला दूसरा, उसमें कम कंपन होता है, क, ख, च, छ, ज, झ, सॉरी ज, झ नहीं, ट, ठ, त, थ, प, फ। बात समझ में आ रहा है। तो ये अघोष में आते हैं। इसके बाद जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होते हैं वर्गीय वर्ण के, वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर, बात समझ में आ गया। और उसके बाद ये जो य, र, ल, व है, ये कहाँ आ जाते हैं, आपके सघोष में आते हैं। और ये आपके कहाँ आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये आपके कहाँ आ जाएंगे, अघोष में आ जाते हैं। एक अक्षर बचता है वो होता है ह।
वह जो होता है महाप्राण में भी आता, महाप्राण होता है और कहाँ होता है, स्वघोष में होता है। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया ना। तो अब इसका ये जो आप देख रहे हैं ना अल्प प्राण, महाप्राण और घोष सघोष, इसका मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा दे रहा हूँ, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना, और हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो चले उसकी ओर। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपको अल्प प्राण और महाप्राण लिख लीजिए। महाप्राण तो अल्प प्राण में 1, 3, 5 और 2, 4 ये आपने देखा। उसके बाद आप अघोष और सघोष लिख लीजिए। तो अघोष में आपने देखा 1, 2, सघोष में 3, 4, 5। बात समझ में आ गया। अब ये तो आप जान गए। इसके अलावा आपके अल्प प्राण में क्या आता है, य र ल व, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं य र ल व। ये आपके अल्प प्राण होते हैं लेकिन सघोष होते हैं। बात समझ में आया। उसके बाद आपका क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये आपके तो महाप्राण होते हैं लेकिन अघोष होते हैं। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। और जो आपका ह होता है वो महाप्राण और सघोष होता है। बात समझ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। और जो स्वर होते हैं वो आप जानते हैं कि अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना, और क्या होंगे, सघोष होंगे। तो बोलो, ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात ना। तो ये चार्ट आप याद रखिएगा, इससे आप किसी भी वर्ण का मीन्स अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण बता सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि मैं आपको वर्ण और अक्षर में अंतर बताऊंगा तो आज हम वर्ण और अक्षर में अंतर देखेंगे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो देखिए कि वर्ण और अक्षर में अंतर होता क्या है। तो वर्ण का मतलब ये हो गया कि जितने भी स्वर आपके होते हैं ना, जितने भी स्वर होते हैं उन्हीं को वो आपके क्या कहलाते हैं, वर्ण होते हैं, ठीक है ना। और जो स्वर रहित व्यंजन होता है, जो स्वर रहित व्यंजन होता है, मीन्स जैसे क में ये अ नहीं है, ये ख में अ नहीं है, मतलब कोई भी स्वर इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये क्या है, वर्ण है। लेकिन अक्षर में क्या होगा, स्वर अक्षर भी होते हैं और स्वर युक्त जो व्यंजन होता है वह अक्षर होता है। बात समझ में आ गया। अगर जैसे मैं लिखता हूँ राम, तो राम में जो र है ये अक्षर है ना कि वर्ण है। म क्या है, अक्षर है ना कि वर्ण है। इसमें वर्ण क्या होगा, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, ये वर्ण है। बात समझ में आया। ये वर्ण 4 वर्ण यहाँ हैं लेकिन अक्षर कितने हैं, 2। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 अक्षर हैं, एक र और एक म है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर बात समझ में आ रही है ना। तो चूंकि स्वर की तो स्वर भी आपके अक्षर में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ र के साथ जो मिला है आ, वो इसको वो अक्षर बना रहा है। अगर ये र पर आ नहीं रहता तो ये वर्ण रहता। तो मीन्स आप समझ गए होंगे कि स्वर अक्षर भी होते हैं, वर्ण भी होते हैं, तो वो तो क्लियर है, उनमें कोई भेद नहीं है। व्यंजन में प्रॉब्लम है। व्यंजन यदि स्वर रहित है तो वह वर्ण कहलाएगा, और व्यंजन यदि स्वर सहित है तो वो अक्षर कहलाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे। जो हिंदी भाषा का जो डिक्शनरी है, शब्दकोश जो है, उसका सही से प्रयोग हम कैसे करते हैं, कौन सा अक्षर किसके बाद आता है, कैसे हम उनकी काउंटिंग कर पाते हैं, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी हो, कोई बातें आपको समझ में आया हो,
लाभ मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।